नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी बच्चों का आपके प्यारे से चैनल डियर लर्नर्स पर। और आप पढ़ेंगे मेरे साथ यानी शशांक तिवारी के साथ में ये प्रीवियस ईयर का बहुत ही प्यारा वीडियो मैंने कि जैसा कि लिख भी रखा है कि ये जो आज का जो आप पेपर डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपके साथ में वो 2021 का जनवरी मास में हुआ जूनियर का पेपर है। तो बहुत सारे यहाँ पर छात्र ऐसे भी बैठे होंगे जिनको लगता होगा मैंने तो प्राइमरी का भरा है, मैं जूनियर का क्यों पढ़ूं। याद रखिएगा सीडीपी, और अगर सीडीपी की पेडागोजी की बात करें तो जूनियर और प्राइमरी में प्यारे बच्चे कोई भेद नहीं होता है। वही सिलेबस है, सेम सिलेबस है, वही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन का बंटवारा नहीं होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये लेवल प्राइमरी में आएगा और ये लेवल जूनियर में आएगा। सेम लेवल, सब कुछ सेम है। तो याद रखिएगा, आप प्रैक्टिस पर फोकस करिए, चाहे वो प्राइमरी का हो और चाहे जूनियर। खास बात मैं बता रहा हूं आपको, क्या कहते हैं इसके लिए, सीटेट के लिए और सीटेट के प्राइमरी जूनियर की बात बता रहा हूँ। सीटेट की प्राइमरी जूनियर में तीन चीज़ें कॉमन होती हैं: हिंदी और हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश, इंग्लिश की पेडागोजी, या आप संस्कृत लिए और संस्कृत की पेडागोजी, और हिंदी मतलब दोनों भाषाएं और पेडागोजी, ये जो सीडीपी होती है ये दोनों में सेम होती है, डिट्टू सेम, सेम सिलेबस, सेम पैटर्न और सेम लेवल आप क्वेश्चन भी होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन का लेवल ही बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन भ्रांतियों में कभी भी मत आना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आज के साथ में डिस्कस करूंगा 2021 जनवरी में जो जूनियर लेवल का पेपर था, क्योंकि अभी डेट का कोई फाइनलाइज हुआ नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ा करके डिस्कस की जाएं। क्योंकि याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ज़्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा, थोड़ा सा तेज चलेंगे, लेकिन याद रखिएगा समझदारी बनाना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को देखना अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो मैटर है बड़ा ही सिलेक्टेड मैटर आपके लिए लेकर के हम लोग आते हैं, तो ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। 30 प्रश्न हैं, 30 प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखेंगे, आपकी समझदारी पक्का बनेगी इन प्रश्नों से। प्रश्न नंबर 1 कहता है बाल्य, और बहुत सारे प्रश्न आपको खुद आते होंगे, देखना चाहे। बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है या इसे मापा नहीं जा सकता है? ये तो बिल्कुल निराधार बात है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ये देखो लिखा है केवल शब्द, मैंने कई बार बताया है, यहां तक कि जब मैंने टैग वर्ड भी आपके साथ डिस्कस किए थे तो मैंने कहा था जहां पर केवल शब्द लग जाए, क्योंकि विकास को मैंने कहा था जो विकास होता है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। क्वांटिटेटिव एंड आप कहेंगे क्वालिटेटिव दोनों होता है, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसमें कह रहा है कि केवल परिमाण, यही है मात्रात्मक, परिमाणात्मक का मतलब यह मात्रात्मक। अनियमित विकास अनियमित नहीं होता, विकास एक नियमित प्रक्रिया है, असंबद्ध नहीं होता, संबद्ध प्रक्रिया है। धीमी गति से होता है बाल्यावस्था में, ये बिल्कुल बेकार की बात है, क्योंकि बाल्यावस्था में विकास बहुत तेज होता है, चाहे वो भाषाई विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो सांवेगिक विकास हो। लेकिन ये कह सकते हैं बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, माने कई स्तरों में होता है। भाई शारीरिक विकास अलग प्रकार से होता है, सांवेगिक विकास अलग प्रकार से होता है, संज्ञानात्मक विकास अलग प्रकार से होता है। तो बहुत प्रकार से या बहुत स्तर से और मिश्रित रूप से होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसी पर आपको फोकस भी करना है। आगे आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। थोड़ा तेज चलेंगे, बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा और पूछते जाइएगा। निकटस्थ विकास का क्षेत्र जिसको आप कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको आप कहते हैं जेडपीडी, ठीक है। जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जेडपीडी है, उसी को कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। इसमें कहा यह जा रहा है कि जैसे जितना बच्चे को आता है या बच्चा कोई नई चीज़ सीख रहा है, मैंने आपसे कहा था अगर आप a+b का होल स्क्वायर अगर सीख रहे हैं, आपने सीख लिया कि a² + b² + 2ab आपको नहीं आ रहा है, अगर कोई भी समवयस्क हो, चाहे आपका टीचर हो, अगर उसने आपको थोड़ी सी सहायता दे दी तो आप इससे पार करके सीखने वाली अवस्था पर पहुंच जाएंगे। यही जो एरिया होता है जहां पर आप फंसे हुए हैं, जहां पर कोई बच्चा फंसा हुआ है, और अगर हल्की सी सहायता मिल जाए तो अब वो जो हल्की सी सहायता होती है उसको क्या कहते हैं? तो आप कहोगे वो जो हल्की सी सहायता है उसका नाम होता है स्कैफोल्डिंग, यानी पाड़ या मचान।
स्कैफोल्डिंग, इसी को कहते हो भैया पाड़ या इसी को कहते हो आप मचान। तो पाड़ या मचान कहा जाता है अगर इसको, यही जो सहायता है इस सहायता को क्या कहते हैं, पाड़ या मचान। मतलब बच्चा इस क्षेत्र में फंसा है, इसी क्षेत्र को कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और ये जो थोड़ी सी सहायता जिसने दे दी, किसी ने बता दिया कि जैसे टीचर ने बता दिया कि 2AB, और जैसे ही टीचर ने 2AB बता दिया तो वो इस क्षेत्र से बाहर हो गया। तो ये जो सहायता की गई, इस सहायता को कहते हैं पाड़ या मचान या स्कैफोल्डिंग। और जहां पर ये फंसा हुआ है जिस क्षेत्र में, उसे कहते हैं हम निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये जो ऑप्शन है ये यही बता रहा है कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों, मानी या तो कोई वयस्क या कोई अधिक कौशल जिसको उस बच्चे से ज्यादा आता हो, ऐसा कोई समकक्षी हो जिसको उससे ज्यादा आता है। भाई 2AB कौन बता पाएगा, या तो वयस्क हो, या मतलब वयस्क का मतलब हमारा टीचर हो, या हमसे ऐसा व्यक्ति जिसको हमसे ज्यादा आता हो। लिखा है अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित की जाने वाली प्रदर्शन के जो मध्य का क्षेत्र है वही तो है निकटस्थ। बिल्कुल सही है। बाकी और भी पढ़ लीजिए। विभिन्न प्रकार के कार्यों जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई बातें नहीं आती है। वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के समवयस्कों सदस्यों द्वारा निर्धारित विधियों, ऐसी भी कोई निर्धारित विधि नहीं होती है। भाई आप इस सूत्र में फंसे हैं, हो सकता है कोई छोटा बच्चा ABCD में फंस जाए तो उसको बता दो AB, अब B फॉर बॉल बोला और C फॉर कैट नहीं याद आ रहा है तो बता दिया कैट। तो वो फंसा कहाँ था, याद रखना, जो ये एरिया में फंसते हैं उसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र। और जो छोटी सी सहायता दी जाती है उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, पाड़ या मचान। तो बड़ी सिंपल सी बात है। और इसकी बात कौन करते हैं, तो तुरंत लिख देना, इसकी बात करते हैं लियो वाइगोत्स्की। कौन करते हैं, लियो वाइगोत्स्की। यानी पाड़, मचान, ZPD ये सब की बात कौन करता है, तो वाइगोत्स्की कहते हैं, लियो वाइगोत्स्की। आगे आ जाओ। तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो कहता है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, जिसको आप कहते हो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। या अब देखो जूनियर लेवल का चूंकि पेपर है तो आप कह सकते हो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की आप बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। सुनो, इसमें क्या होता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और विज्ञान चिंतन करने में समर्थ होता है। परिकल्पित मतलब कल्पनाओं के आधार पर ऐसी चीजें जिनको नहीं देखा वही तो अमूर्त होती हैं। भाई अमूर्त चीजें क्या हैं, जैसे हम आपसे कहें कि बताइए भारत की कूटनीति कैसी है या भारत की राजनीति कैसी है, जिसको आपने नहीं देखा है तब भी आप उसके बारे में कुछ ना कुछ अपने विचार दे लेंगे। यानी आप अमूर्त चिंतन कर सकते हैं, परिकल्पना के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम आप कहें बताओ ओसामा बिन लादेन कैसा था, तो आप परिकल्पना आपके दिमाग में ये है जबकि आपने उसको देखा नहीं है। और केंद्रीकरण और अनुक्रमणी सोच कहाँ होती है, तो आप कहोगे वो होती है हमारी, कहाँ होती है, तो आप कहोगे सर जी वो होती है हमारी प्री ऑपरेशनल में। तो ये तो बात गलत है क्योंकि बात तो फॉर्मल ऑपरेशनल की हो रही है। संरक्षण और वर्गीय कहाँ होती है, तो कॉन्क्रीट में होती है, जिसको आप कहते हो संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक। और प्रतीकात्मक कहाँ होती है, तो आप कहोगे प्रतीकात्मक होती है हमारी प्री ऑपरेशनल में। यानी ये तीनों के तीनों जो हैं ये गलत हैं। सही क्या है, देखो कभी भी अगर तुमसे अमूर्त पूछे यहीं पर आ जाए औपचारिक, दोनों शब्द प्रयोग होते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो उसमें याद रखना कि बच्चा अमूर्त चिंतन करेगा। और अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जो चीजें सामने नहीं है उनके बारे में भी अपना विचार दे सकता है, अपनी एक समझ को बना सकता है। वही है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बड़ा सिंपल है, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो लिखा हुआ है लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह यह विश्वास, अब देखो नैतिक विकास में उन्होंने बहुत सारी अवस्थाएं दी, तो कहता है बताओ किस अवस्था में व्यक्ति है, किसके आधार पर बताना, ये देखो विचार है, जब वह यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रिय पूर्ण बनाए रखने से, उसका मानना है जो अभी जो सामाजिक प्रणाली है हमारे पास में उसको सक्रिय बनाए रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे धनात्मक मानवीय सक्रियता, धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है।
माने वो ये कहना चाहता है कि जो मानवीय संबंध हैं और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, इसलिए ये जो हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग का है, इसलिए अच्छा हो जाएगा। तो ये जो हमारा जो विचार है, ये हो जाएगा सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास। भाई सामाजिक जो व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्थाएं इसलिए बनाई जाती हैं ताकि समाज की जो प्रणालियां हैं, जो उसके रीति रिवाज हैं, उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो जब बच्चा ये विश्वास करने लगे कि जो सामाजिक प्रणाली है वो बिल्कुल सही है और उसको सक्रिय बनाए रखना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि अगर आप उसको सक्रिय बनाए रखेंगे तो मानवीय संबंध तो सुधरेंगे ही और सामाजिक वर्ग भी सुरक्षित रहेगा। तो वो सामाजिक क्रम व्यवस्था मतलब चौथी स्टेज पर आ गया है। ये चौथी स्टेज होती है किसकी? लॉरेंस कोहलबर्ग की सामाजिक क्रम व्यवस्था व अभिविन्यास। तो जब समाज की कोई बात की जाए, समाज की व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो याद रखिएगा दूसरी अवस्था पर वो आ जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे आइए, पांचवा जो नंबर है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि फ्रेम में आ नहीं रहा है। एक मिनट, छोटी जगह बड़ा कर दिया। देखो लिखा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। यानी ये बताइए कि कौन सा सही मिलान है, मतलब कौन सा सही मिला हुआ है, कौन सा, और बाकी 3 गलत होंगे। तो स्थानिक बुद्धि मैंने बताया था कि जिसके अंदर स्थानिक बुद्धि होगी, स्पैटियल इंटेलिजेंस होगी, वो क्या करेगा? स्थानिक बुद्धि वाला रोड याद करने में माहिर होता है, मैप बनाने में माहिर होता है, किसी भी चीज की आउटलाइन खींचने में, यानी आप कह सकते हो सिविल इंजीनियरिंग टाइप के काम वो कर लेता है। मनोवैज्ञानिक और सिविल इंजीनियर के काम में बड़ा अंतर, ये तो बिल्कुल गलत है। अंतरा वैयक्तिक माने विक्रेता। देखो एक चीज होती है, ये लिखा हुआ है इंटरपर्सनल, ठीक, और एक होता है इंट्रा। एक बार इंग्लिश वाले में देख लेते हैं, इंट्रा और इंटर वाली बात। ये जो लिखा हुआ है प्यारे भैया, ये लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, देखो आपको हम समझाते हैं, ध्यान से सुनना है, क्योंकि हिंदी में इन चीजों में बड़ा कंफ्यूजन है। देखो 2 चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं अंतःवैयक्तिक, ठीक, वैयक्तिक, और एक है अंतरावैयक्तिक। तो जो अंतःवैयक्तिक होता है इसको हम कहते हैं इंटर पर्सनल, ठीक, और इंट्रा वाले को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। दोनों में अंतर समझ लेना तो समझ जाओगे क्या इसमें क्या गेम हो रहा है। पर्सनल, ठीक। अब इसमें हो ये रहा है कि जो अंतः वैयक्तिक वाली जो बुद्धि होती है, जो इंटरपर्सनल वाली बुद्धि होती है, इसमें व्यक्ति क्या करता है कि किसी दूसरे के विचारों, किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए बातचीत करता है और उसको कन्विंस कर लेता है। जैसे कोई मान लीजिए एक दुकानदार है और जब उसके पास में कोई कस्टमर जाता है तो अपनी चीज को ऐसा रिप्रेजेंट करता है जैसे संसार में इससे अच्छी कोई चीज बनी ही नहीं है। इसका मतलब वो अपनी वाग पटुता में चीजों को बेचने में बहुत अच्छा है। तो विक्रेता क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे वो सबसे बेहतर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, तो ये हो गया अंतरा वैयक्तिक। और जो ये वाला होता है, इंट्रा वाला होता है, ये अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझता है, अपने अंदर की बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। यानी आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सन्यासी टाइप का आदमी होता है, इसको बाहर से कोई ये अपने अंदर खोजता है, अपनी कमियों को देखता है, अपनी खुशी को देखता है। यानी ये अहम मानी मैं कौन हूं ऐसा सोचने वाला ये व्यक्ति होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंतराह माने होता है, अंतराह माने क्या होता है, आप कहोगे अंतराह माने होता है कि दूसरों से समझना, दूसरों को समझना, दूसरे को कन्विंस करना। तो अंतः और अंतरा में अंतः माने अंताकरण माने खुद के अंदर, और अंतः माने बाहर, किसी एक दूसरे से अंतः क्रिया करना। ये क्या लिखा हुआ है, ये आता है हिंदी में एक चीज आती अंतः क्रिया यानी इंटरेक्शन। तो इंटरेक्ट करना इस पे आता है और पर्सनल वाली बात इस पे आती है, खुद से व्यक्तिगत वाली बात इस पे आती है। तो ये गलत है। अगर यहां पर और कुछ लिखा होता, अगर लिखा होता कि लिखा होता जैसे कि आध्यात्मिक गुरु होते हैं तो वो इसके अंतर्गत आते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, काउंसलर होते हैं। अंतर्व्यक्ति में कौन कौन आता है, काउंसलर होते हैं, नेता होते हैं, दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, प्रोडक्ट की का जो वो करते हैं, क्या कहते हैं आप, जो मार्केटिंग करते हैं वो होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो अंतः और अंतरा, अंतरा माने अंताकरण और अंतः माने अंतः
क्रिया करना यानी इंटरेक्ट करना, इंटरेक्ट दूसरों से किया जाता है, तो ऐसी बात है, तो याद रखिए ये भी गलत है। भाषिक में मूर्तिकार नहीं आएगा, लेखक आएगा। और जो शारीरिक गति संवेदना है ये खिलाड़ी में आएगी, क्योंकि शारीरिक गति संवेदना का मतलब है उसकी जो शारीरिक गति होगी वो बहुत ज़्यादा तेज होगी, और खिलाड़ी जो होते हैं उनमें शारीरिक गति के चक्कर में ही तो खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो काम वो कर लेते हैं। शारीरिक गति का मतलब होता है कि जो उनकी मोटर स्किल है वो बहुत अच्छी होती है। आगे आगे सुनो, छठवें नंबर जो है, छठवें नंबर में कहता है लेव वाइगोस्की के अनुसार। अब लेव वाइगोस्की ने क्या कहा है, तो आप कहोगे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक बात है। बच्चे भाषा अधिग्रहण, देखो भाषा अधिग्रहण यंत्र का मतलब होता है LAD, क्या है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। भाषा अधिग्रहण क्षमता का मतलब है भैया LAD यानी लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस, और इसकी बात जो करते हैं वो कौन है, तो आप कहेंगे वो हमारे लेव वाइगोस्की नहीं है, ये है नॉम्स चॉम्स्की, जो हमारे चॉम्स्की साहब हैं, ये बात करते हैं लर्निंग एक्विजिशन डिवाइस की, तो ये तो गलत हो गया। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, संज्ञानात्मक विकास की बात जो करते हैं वो करते हैं हमारे जीन पैजे, तो ये भी गलत हो गया। स्कीमा की विकास जीन पैजे करते हैं, मैंने अभी आपको मैराथन में पढ़ा था कि स्कीमा क्या होती है, और स्कीमा की जो विकास की जो बात है, स्कीमा नामक जो शब्द है वो दिया ही किसने है, लेव वाइगोस्की ने, तो ये जीन पैजे ने, तो गलत हो गए। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की देखो जो महत्वपूर्णता है दो लोगों ने बताई है, एक है वाइगोस्की और दूसरे हैं नॉम चॉम्स्की। ठीक है, तो भाषा की एक बहुत अहम भूमिका होती है, ये बात बताइए वाइगोस्की, तो बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो लेव वाइगोस्की के बारे में समझ लो, लेव वाइगोस्की बात करते हैं ZPD की बात करते हैं, पाड़ या मचान की बात करते हैं, ये सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की बात करते हैं, ये कहते हैं सांस्कृतिक और सामाजिक, समाज की और संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चे के विकास में, इसकी बात करते हैं। ये भाषा में कहते हैं कि बच्चा जो करता है वो निज वाक करता है, यानी प्राइवेट स्पीक करता है, निज वाक। वहीं अगर पैजे की बात की जाए तो वो कहते हैं अहम वाक करता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो जब भी कभी आपके सामने बात ये रखी जाए कि बताइए लेव वाइगोस्की के बारे में कौन सी बात है, तो हमेशा याद रखो ये सारी की सारी बातें आपको वहां पर बता देनी है, तब ये समझा जाएगा कि आपको लेव वाइगोस्की के बारे में पता है। तो इसी को अगर कहा जाए कि भाषा के बारे में लेव वाइगोस्की ने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि भैया बच्चा जो होता है वो प्राइवेट स्पीच करता है, क्या करता है, प्राइवेट स्पीच करता है। वहीं अगर पैजे की बात की जाए तो पैजे क्या कहते हैं, बच्चा अहम वाक करता है, यानी इगोसेंट्रिक स्पीच करता है, तो ये बात याद रखो। ZPD की थीम किसने दी, वाइगोस्की ने। पाड़ या मचान स्कैफोल्डिंग किसने बताया, वाइगोस्की ने। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत किसने दिया, लेव वाइगोस्की ने। प्राइवेट स्पीच किसने कहा, लेव वाइगोस्की ने। और वाइगोस्की ही कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो तो बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है, आगे आ जाओ। 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में जो है लिखा है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। माने एक प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में शिक्षण अधिगम माने लर्निंग, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसमें अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन क्यों किया जाता है, तो बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, सहायक है। क्यों सहायक है, तो सीधा एक फ्लैट जवाब दिया करिए, क्योंकि मूल्यांकन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि जो मैंने सिखाया वो तुमको आया या नहीं आया। ठीक, बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं में रुकावट उत्पन्न करता है, रुकावट कभी नहीं उत्पन्न करेगा, रुकावट ना आए इसीलिए तो मूल्यांकन किया जाता है, इसीलिए तो जाना जाता है कि भैया तुम क्यों नहीं सीख पा रहे हो या दिक्कत कहां आ रही है, तो रुकावट ना आए इसलिए कहते हैं। ये तो बड़ी उल्टा पुल्टा बात है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों की पहचान करना। मैंने आपको बहुत बार बताया कि कभी भी बच्चों को डिवाइड नहीं करना है, बच्चा कैसा भी हो आप उसको कम सफल अधिक सफल कहने वाले कोई नहीं होते हैं, तो बच्चे को डिवाइड तो करना ही नहीं है, बच्चे को बांटना नहीं है। तो ये बातें बेहद सफल, कम सफल, ये तो नकारात्मक बातें होती, असफलता होती ही नहीं है। कहते हैं त्रुटियां होती हैं, त्रुटियां सीखने में बहुत सहायक होती, तो गलत बात है। अब बचा चौथा, यही बिल्कुल सही, एक बार पढ़ लेते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है। बच्चा कैसे समझता है इसकी जानकारी टीचर को देता है, और अध्यापिका को अपने शिक्षण शास्त्र पर विचारने में आवश्यक होता है।
अगर बच्चा सीख रहा है तो मतलब उसकी शिक्षण प्रक्रिया अच्छी है, और अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो टीचर के पास ये मौका होता है मूल्यांकन के बाद में कि सोचो कि तुमने क्या ऐसा किया या क्या ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप जिससे बच्चा नहीं सीख रहा है। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, इस बात को आप हमेशा याद रखें, कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप टीचर रहेंगे तब तक आपको इन बातों से हमेशा निपटना पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। मैं आपको प्रश्न इसीलिए करने पर ज्यादा जोर देता हूं, मैं रोज क्यों कहता हूं कि आपको प्रश्न जरूर करने चाहिए, आप जरूर सीखिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जब एग्जाम में जाएं तो आप ऐसे ही खुले विचारधारा वाले बने। ऑप्शन देखो, उस पर जो भी बच्चे, देखो पेडागोजी क्या है, पेडागोजी शिक्षण शास्त्र है, और जो भी बच्चा उस पर तर्क करना सीख गया वो समझो सब कुछ सीख गया। ठीक है, पेडागोजी के एक एक ऑप्शन पर तर्क करके जिसने दिखा दिया, समझो उसको जीवन में कोई भी टीचिंग एग्जाम में सीडीपी के तौर पर, पेडागोजी के तौर पर नहीं रोक सकता, और जिसको पेडागोजी आ गई वो सफल है टीचिंग, उसको टीचर बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए विचार करना शुरू करिए। 8वां नंबर देखिए, कक्षा में सभी लिंग में जेंडर रूढ़वादिता कम करने के लिए, देखो जेंडर की बात हो रही, लिंग की बात हो रही है, रूढ़वादिता जो है स्टीरियोटाइप, इसको कम करने के लिए, कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना, जैसे शब्द तुमको नकारात्मक मिला है पहले गलत कर दो, गलत हो गया है। अस्वीकार करना, ऊपर से लिखा हुआ बिल्कुल गलत है। समाज में विचित्र लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, बिल्कुल लिंग भूमिकाओं को प्रबल नहीं करना है, लिंग भूमिकाओं को निर्बल करना है। क्यों? क्योंकि प्रबल तो है ही ना, हम लड़का लड़की, हम तो ये इसमें तो भेद तो कर ही रहे हैं ना, तो इनको प्रबल नहीं करना है, इनको निर्बल करिए, कम करिए, हटाइए इनको। एक ही लिंग की योग्यता का समूह बनाना, फिर से वही गलत कर रहे हैं आप, लड़कियों का समूह अलग बना दिया, लड़कों का समूह अलग बना दिया, तो आप कम कहाँ कर रहे हैं, आप विस्तार की विकास की भावनाओं को बढ़ा ही नहीं रहे हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही, देखो लिखा है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना, मतलब दोनों को शामिल करना, बराबर जितना लड़के शामिल हो रहे हैं उतना ही लड़कियों को भी शामिल करो। विचार विमर्श को प्रोत्साहन देना, यानी इस विषय पर, इस टॉपिक पर बच्चों को विचार करने के लिए प्रोत्साहित करो। देखिए ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। ठीक है, आगे आइए। 9 नंबर है वो कहता है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, अभी हमारे पास में थोड़ा सा है, देखिए 9 नंबर को देखिए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है, अध्यापकों को कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता को फिल इन द ब्लैंक समझना है। मैंने कई बार कहा है कि अगर कभी भी मल्टी लैंग्वेजिज्म की बात है, क्या है, मल्टी लैंग्वेजिज्म की बात है, बहुभाषिकता की बात है, तो मैंने हमेशा कहता रहा हूं मैं आपसे कि इसको आप हमेशा संसाधन समझिए, एक साधन समझिए, क्योंकि अलग अलग भाषा का बच्चा आएगा। तो देखो प्रश्न जो हैं आप इतने दिन से कर रहे हैं, कोई कहीं अमेरिका से प्रश्न नहीं आते हैं, प्रश्न यहीं से हैं, और यही प्रश्न उलट पुलट कर रखे जाते हैं। अगर जिसको इन प्रश्नों का अभ्यास है उसका सीटेट निकल गया, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। क्लास को पूरा देखो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, और सपोर्ट जरूर करो। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए उन चीज़ों को बार बार घुमा घुमा के ला रहे हैं, ताकि आप ये समझें कि पेपर कोई बहुत बड़ा नहीं आता है, पेपर हमारे ही बीच से आता है, और इन्हीं प्रश्नों को पूछ पूछ कर पेपर बनाया जाता है। तो बहुभाषिकता एक गुण, और देखो रुकावट है, गलत, एक समस्या है, गलत, एक व्यवस्थागत मुद्दा है, गलत, एक गुण और साधन है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आपको सोचना ही नहीं ज्यादा। आगे आ जाओ। 10वां नंबर लिखा है, एक बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, अब देखो बाल केंद्रित आया है, बाल केंद्रित का मतलब होता है, हम आपको बता दें, चाइल्ड सेंटर्ड। और जो भी शिक्षा जब चाइल्ड सेंटर्ड है प्यारे भैया, चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है, तो केंद्र में कौन होगा? तो आप कहेंगे केंद्र में कौन होगा? बच्चा होगा। कौन होगा? तो आप कहोगे चाइल्ड होगा केंद्र में। तो केंद्र में चाइल्ड होने का मतलब है कि जो चीजें हों वो चाइल्ड के पक्ष में हो, ना कि बाहर से कोई दादागिरी करने के लिए उसमें प्रेरित करे। जैसे देखो लिखा है, केवल शब्द मिले पहले काट दो, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं होता है। केवल पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के स्रोत मानना, ऐसा होता ही नहीं। अगर केवल पाठ्य पुस्तकें ज्ञान दे रही होती तो दुनिया की चीजें, दुनिया के जो अनुभव हैं, सीखाना सिखाना है, समाज है, संस्कृति, ये तो बेकार है कि सीधे किताबें पढ़ लो, गलत बात है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत है। मैंने कहा था कि वर्गीकरण जो शब्द होता है, नकारात्मक शब्द होता है, किसी भी प्रकार से सही होता ही नहीं है। बच्चों के व्यवहार को निर्देश करने के लिए अध्यापक का पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, गलत बात है। व्यवहार को निर्देशित करने के लिए पुरस्कार और दंड की जरूरत नहीं होती। अब ये सही है,
अध्यापक लचीला है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि जैसी सिचुएशन है वैसा काम करता है। जब देखा है कि क्लास अनियंत्रित, थोड़ा सा सख्त हो गया। जब देखा है क्लास अच्छी चल रही है तो सिखाने पर ज़्यादा जोर दे दिया। जब देखा बच्चा नहीं सीख पा रहा, थोड़ी छूट दे दिया। यानी लचीला है और प्रत्येक बच्चे के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो क्लास में रहेंगे ही रहेंगे। तो उनको जो पूरा करेगा वही तो अच्छा अध्यापक है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, तो चौथा नंबर सही हो जाएगा। 11वां देखो, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने कहा अभी अभी आपको बताया था कि अगर कभी समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कहा जाए कि सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण, मतलब अगर संस्कृति का नाम भी ले लिया जाए तो याद रखिएगा लेओ वाइगोस्की हैं, बाकी कोई नहीं है, क्योंकि लेओ वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या नाम है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसका नाम है? तो आप कहोगे लेओ वाइगोस्की ने दिया है। और जो व्यक्ति ये सिद्धांत देगा वही समाज और संस्कृति की बात करेगा। इनका कहना था कि बच्चा समाज से सीखता है, समाज में इंटरेक्ट करके सीखता है, अपनी संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है। इनका संज्ञानात्मक विकास का ये सिद्धांत रहा है। ले सही करेंगे, बाकी किसी पर विचार करना ही नहीं है। अगर करना है तो BF स्किनर क्या थे? तो आप कहोगे ये अनुबंधन की बात करते थे, गलत है। अल्बर्ट बंडूरा क्या करते थे? तो ये भी बात करते थे हमारे अनुबंधन के टाइप की। जीन पियाजे आप जानते हो संज्ञानात्मक विकास में है, तो बस बाकी सब गलत है। आगे आ जाओ। 12वां नंबर लिखा है आंशिक दृष्टि वाले बच्चे, यानी बच्चा अंधा नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा दिखाई देता है, के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? इसको याद रखिएगा, नहीं है। बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा अंधा तो है नहीं, आंशिक दिखता है, तो अगर बड़े आकार में चीजें होंगी तो आसानी से देख लेगा, ठीक बात है। त्रिभ्रमीय नक्शे और चार्ट, अगर त्रिभ्रमीय है यानी 3 डायमेंशनल है, तब भी उसको छू करके पहचान सकता है। जैसे कि बॉल, अगर आपको सर्कल पढ़ाना है तो आपने उसको दिया तो वो पहचान जाएगा सर्कल है। बोलती पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स जो होती हैं, और स्पर्शी सूचना पट यानी स्पर्श करके जान सके इसमें क्या लिखा हुआ है। और छोटी मुद्रण वाली जो होती हैं, छोटी मुद्रा वाली होती हैं कार्यशीटें, यानी आपने छोटा छोटा टाइप करके दिया है, एक तो उसको वैसे भी कम दिखता है, तो ये उपयुक्त तो नहीं होगा। छोटी मुद्रा वाली होती हैं जिनको अच्छी तरीके दिखता हो, ठीक है। आगे आ जाओ। तो आज आप देखेंगे कि पहले आप थोड़ा सा पेपर जो करते थे उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा देर भी लगाते थे और थोड़ी सी आपको परेशानी थी, लेकिन आज के जो ये पेपर होंगे पहले की तुलना में आज आपका कम समय लग रहा है और आप जल्दी से इनको कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है वहां पे। 13 नंबर में आ जाओ, लिखा है समावेशी शिक्षा। मैंने बहुत बार आपको बताया समावेशी शिक्षा एक विचारधारा है, और ये विचारधारा ये कहती है कि बच्चा किसी भी प्रकार का हो उसको सामान्य विद्यालय में भर्ती करा करके पढ़ाना है। बच्चा चाहे फिजिकली चैलेंज्ड हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, कैसा भी हो, बच्चा बच्चा होता है, सबके साथ में उसको मिला करके पढ़ाओ। देखो पहले लिखा है उसकी योग्यता के आधार पर पृथक करना, ये बिल्कुल गलत बात है। देखो पृथक समावेशन का मतलब होता है शामिल करना, पृथक गलत है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने, उन्हें नामांकित करना माने पंजीकृत करना, ये भी गलत बात है। हमें तो शामिल करना है ना। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों में भेजना ही नहीं। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, यही है समावेशी शिक्षा। सब बच्चे समान विद्यालय में शिक्षा पाने के हकदार हैं, यही समावेशी शिक्षा है, ठीक है। आगे आ जाओ। 14 नंबर लिखा है प्रभावशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रतिभाशाली और सृजनात्मक, यानी वो बहुत ज्यादा गिफ्टेड हैं और बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, इनकी आवश्यकताओं किस प्रकार संबोधित कर सकते हो? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ये बढ़िया बात है, लेकिन नीचे वाले भी हम पढ़ेंगे। वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी, देखो अभिमुखी का मतलब होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट का थिंकिंग का शुद्ध आपको मतलब बता दूं, संकुचित विचार। मुझे बताओ, अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है या कोई सृजनात्मक है तो संकुचित विचारधारा आप सिखाओगे तो बिल्कुल गलत बात है। प्रश्न देकर उसको आप संकुचित विचारधारा सिखा रहे हैं तो गलत बात है। देखो अभिमुख का मतलब होता है समेटना,
और अपमुख का मतलब होता है फैलाना, यानी डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट अच्छी है। जो आपको अभिमुखी, अपमुखी सही, अभिमुखी गलत है, तो इसको गलत कर दिया। प्रश्न हल करने के लिए विशेष निर्देश उपलब्ध कराकर, निर्देश नहीं देना है, गिफ्टेड है, प्रतिभाशाली, तुम्हारे निर्देशों का पालन नहीं करेगा, या आपको देना भी नहीं चाहिए। रटने के लिए तो गलत है, तो अब इसका पहला ही सही है। अगर कोई और अच्छा उदाहरण अगर ऑप्शन दिया होता तो फिर वो सही हो जाता। ये देखो, चुनौतीपूर्ण कार्य देना, क्योंकि प्रतिभाशाली सर्जमाते हैं तो नॉर्मल कार्य तो उसको ऐसे ही आते हैं, तो उसको कुछ टिपिकल कंडीशन दो ताकि वो उसमें क्या हो, नीरसता ना आने पाए। ठीक है, ऐसे आपको देने हैं। आगे आ जाओ। दिखा है, लिखा पठन वैफल, इसका मतलब होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इसका मतलब होता है पढ़ने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत। ठीक है, तो बताओ, पढ़ने में दिक्कत है, पहचान किस प्रकार से की, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानकर नहीं। अरे भाई, उसको पढ़ने में दिक्कत है, उस सांस्कृतिक थोड़ी ना है। पूर्ण शरीर स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, फिर वही बात, फिर से गलत है, उसमें पढ़ने में दिक्कत है ना, उसके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण बिल्कुल बात है। जो सही पढ़ नहीं पाएगा वो सही लिख नहीं पाएगा, जो जिसको पढ़ना ही नहीं आता है तो लिखेगा कैसे? क्योंकि आप जानते हो कि विकास का एक क्रम होता है कि सबसे पहले क्या करता है, आप कहोगे सबसे पहले करता है श्रवण माने सुनना, फिर क्या करता है बोलना, फिर क्या करता है पढ़ना, और फिर क्या करता है आप कहोगे लिखना। अब बताओ, अगर एक स्टेप को स्किप कर दे, पढ़ने वाले को स्टेप को स्किप कर देगा तो यहाँ तक क्या पहुँच पाएगा? क्या मैंने आपको बताया था कि इसके बाद ही यहाँ आओगे, इसके बाद ही यहाँ आओगे, तभी यहाँ जा सकते हो। ठीक है ना? तो जब वो पढ़ नहीं पा रहा है सही, तो लिखेगा कैसे? यानी यही सही है, बाकी उसकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को, ये गलत बात है। समझ गया कि नहीं? तो अगर आपको इतनी चीजें, अगर आपको पता है कि डिसलेक्सिया पठन वैफल्य होता है तो आराम से सही कर जाओगे। यहां ना समझ में आए, इंग्लिश की तरफ एक बार झांक लेना। आगे आ जाओ। 16 नंबर में लिखा है प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को। तो प्रतिकूल परिस्थितियों, ये इसका मतलब क्या है? वंचित पृष्ठभूमि का मतलब क्या है? ऐसे व्यक्ति जिनके पिताजी के पास में पैसा नहीं रहा है और वो किसी कारण से पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो वंचित रहे हैं, उतनी व्यवस्थाएं नहीं रही जिससे वो अच्छी शिक्षा पा पाए, और प्रतिकूल परिस्थितियां रही उनके पास में, बच्चों के पास में। तो कहता है को संबोधित करने के लिए इनमें से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। याद रखना है, ये नहीं देखना है। अभी देखो कौन कौन सी हैं। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुखीन चुनौतियों को समझने, ये तो सही बात है ना। तो ये तो समझ प्रभावशाली पद्धति है, नहीं है, ढूंढना है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाद ट्यूशन पढ़ना, और ध्यान रखना ट्यूशन जो शब्द होता है ये बहुत नकारात्मक होता है, तुमको नहीं ढूंढना है। इसको सही करो, लेकिन नीचे वाले पढ़ो जरूर। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध करना, ये तो अच्छी सी बात है। क्रियाकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के प्रोत्साहित करना, तो ये तो सही बात है ना। बस तो गलत क्या है? तो आप कहोगे दूसरा नंबर गलत है, हमको नहीं ढूंढना था। आगे आ जाइए, देखो आगे की अगर हम बात करें प्यारे भैया, तो ध्यान से जरा देखिएगा। 7वां नंबर, जो 17 नंबर है, वो कहता है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था फिल इन द ब्लैंक्स का कोई प्रभाव नहीं होता, का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपसी संबंध नहीं है, भूमिका नगण्य है। अगर बच्चा शरीर से स्वस्थ नहीं, आप बताइए, आपका सर दर्द कर रहा है, आपको बुखार है, सांवेगिक अवस्था का मतलब होता है आपका मूड खराब है, आप किसी बात से नाराज हैं, आपका मूड सही नहीं है, तो क्या आप अधिगम कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। यानी शारीरिक स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और सांवेगिक स्वस्थ होना बहुत जरूरी है अधिगम के लिए। तो आप कहेंगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ना समझ पाओ तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ लिया करो। ठीक है, आगे आओ। 18 नंबर कहता है कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की समस्या सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। बिल्कुल बढ़िया सी बात है, लेकिन और भी पढ़ेंगे। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत, देखो वर्गीकृत आया, इसीलिए मैं कहता हूं कि टैग वर्ड की वीडियो सभी के सभी छात्र जरूर देखें। उसमें आपको ऐसे तरीके मिल जाएंगे जिससे आप देख के सही गलत कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप उस वीडियो को देखोगे तब। ठीक है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना जिससे वे बहुपरिपेक्ष करने में सशक्त हों। तो ये भी ठीक बात है
कक्षा में विविधता की अपेक्षा उनके शिक्षण की मानक विधियों को अपनाना, मानक विधियों को नहीं अपनाना है। देखो अब एक तो है सहायता करनी, जिससे अपने मनोभावों और इसको तो अर्थपूर्ण अधिगम कराना है ना, तो विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करो, जिससे वे बहुपरिपेक्ष करने में सशक्त हों। तो ये ज़्यादा बढ़िया है, पहले वाला बढ़िया है, लेकिन अभी हम सही करेंगे ये वाला, क्योंकि कक्षा में आप अर्थपूर्ण अधिगम करा रहे हो, तुम ये चाहते हो या अध्यापिका ये चाहती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और मैंने कहा है कि बच्चे इंटरेक्ट जब करते हैं तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं, और आपस में अगर इंटरेक्ट कर गए तो और ज़्यादा सीखेंगे। तो संवाद का तो मतलब ही यही होता है कि आपस में चर्चा करना, परिचर्चा करना, प्रोत्साहित करो, जिससे वो बहुत प्रकार के सॉल्यूशंस को ढूंढ पाएंगे, वो एक चीज के 10 सॉल्यूशन को जान पाएंगे। तो ये इसलिए ये गलत हो गया, सही होगा। सीटेड जो प्यारे बच्चे हैं, अब अगर आपने नीचे नहीं पढ़ा होता तो पहले को सही कर देते, क्योंकि ये भी कोई गलत बात नहीं लिखी है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि तुमको तो बेस्ट से बेस्ट आंसर देना होता है ना, सीटेड तभी तो कठिन हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे समझ में बात अगर दिमाग में पड़ गई पेडागोजी की, तो कभी भी जीवन में कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता है। आगे आ जाइए 19 नंबर। अरे 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 प्यारे बच्चे, मैंने देखो स्किप कर दिया, मैंने खुद नीचे नहीं देखा, इसको छोटा करना पड़ेगा और छोटा करके ही इसको समझना पड़ेगा। देखो गड़बड़ हो जाता अभी का भी, देखिए। खैर 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 समझिए, अब देखो दोनों सही हैं, क्योंकि नीचे इसमें इस प्रकार से दिए हैं, तो अब आप तुरंत समझ जाओगे कि बताओ कौन कौन से अच्छे थे। मैंने आपको बताया कि पहला अच्छा है और तीसरा अच्छा है, तो यहाँ पर क्या प्रश्न नंबर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत है और ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। समझ गए ना, तो ऐसे भी इसको सही करना होता है, बस नीचे आपको देखना जरूर है। देखिए अगर मैं स्किप कर दिया होता तो ये तो बिल्कुल प्रश्न हमारे यहाँ से गया ही था। खैर कोई बात नहीं, अब हम आगे चलेंगे। अब हम आते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। समझ गए ना पिछले वाले को। देखो 19, अधिगम एक फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स प्रक्रिया है। अब तुम ये बताओ कि देखो रैखिक प्रक्रिया तो नहीं है, पीछे वाला देखो, अधिगम एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, व्यक्तिगत प्रक्रिया भी नहीं है, निष्क्रिय प्रक्रिया तो हो ही नहीं सकती, माने रैखिक और निष्क्रिय तो बिल्कुल गलत है। व्यक्तिगत बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिगम व्यक्तिगत नहीं होता है। तो एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। बच्चे कहेंगे सर जटिल क्यों? अरे अधिगम सप्रयास होता है, और जो अर्जन होता है वो कैसा होता है, वो स्वाभाविक जन्मजात होता है। मैंने आपके साथ में जो डिस्कस की है, एक जाके देखिएगा हिंदी पेडागोजी की जो टैग वर्ड वाली जो वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया है कि अर्जन और अधिगम क्या होता है। अर्जन है ये जन्मजात होता है, तो इसलिए सरल प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन अगर अधिगम की बात करें तो आपको पढ़ना पड़ता है। सीटेट के लिए तैयारी करें तो आप अधिगम कर रहे हैं, तो आप प्रयास तो कर रहे हैं, सीख तो रहे हैं, तो एक जटिल प्रक्रिया ना होती। जैसे कि हम कहें खाना खाना, तो क्या आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है, कहीं से वीडियो देखा है खाना कैसे खाते हैं, सीख गए हो? क्यों? क्योंकि जन्मजात प्रक्रिया है। तो खाना खाना, नहाना धोना, मलमूत्र त्याग करना आदि आदि चीजें अर्जन है। और अधिगम क्या है? तो अधिगम माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पेडागोजी, ये सब पढ़ना अधिगम है, ठीक है। तो इसलिए आप पहला सही करेंगे कि ये वाला बिल्कुल हमारा सही आंसर है। समझ पा रहे हो? 20 नंबर में देखो, 20 नंबर में लिखा हुआ है अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को। देखो अर्थपूर्ण अधिगम का मतलब होता है कि जो पढ़ाया जाए उसका बच्चों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो। अधिगम को सुसाध्य माने सरल बनाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भाषी विविधता को देना चाहिए। तो मैंने कहा टालना चाहिए, गलत, उपेक्षित करना चाहिए। उपेक्षित का मतलब होता है निग्लेक्ट करना, समझना चाहिए, बिल्कुल से अनदेखा करना गलत है। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा लेव वाइगोस्की कहते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषी विविधता को संसाधन समझिए। तो मान लो अगर कहीं संसाधन नहीं है तो इसके समकक्षी जो हो उसको हम सही करेंगे। तो समझना चाहिए तो बिल्कुल ठीक बात, अगर समझ रहे हो तो अच्छे टीचर हो, नहीं समझ रहे हो तो फिर आप डिक्टेटर हो, ठीक है। आगे आ जाओ। लिखा हुआ है 21 नंबर में, देखो लिखा हुआ है कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए फिल इन द ब्लैंक्स वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय फिल इन द ब्लैंक्स वातावरण के। तो प्रतिस्पर्धा निगेटिव शब्द होता है, ठीक है। भयावह निगेटिव शब्द होता है, प्रतिस्पर्धिक निगेटिव शब्द होता है। भाई कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक यानी कोऑपरेशनल सहयोगिक वातावरण को बनाओ, और प्रतिस्पर्धा बजाय की प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के। तो प्रतिस्पर्धा को कम करो और सहयोग को बढ़ाओ। मैंने कहा था जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो कंपटीशन होता है, वो गलत होता है,
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंपटीशन का कोई स्थान नहीं होता है, बल्कि कोऑपरेशन करिए, सहयोग करिए, सहयोग से दूसरों को मदद करिए सीखने में, ये अच्छी बात है, ना कि प्रतिस्पर्धा अच्छी बात है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्रभावशाली कक्षा में आप सहयोग को बढ़ाइए, जबकि प्रतिस्पर्धा को क्या करिए, आप प्रतिस्पर्धा को या कंपटीशन को आप कम करिए, तो यही सही है। आगे आ जाओ 22 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। तो अब आपको क्या करना है कि अधिगम के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना है, अभिप्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात होती है। पाठ उपलब्ध कराने का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब बच्चा ZPD में फंस जाए तो उसको जो मदद दी जाती है, तो लिखा है जब कोई नया कौशल सीख रहा हो, यानी कि जब कोई नई चीज सीख रहा हो, तब उसकी मदद करना, उसको पाठ उपलब्ध कराना, इसका फोल्डिंग उपलब्ध कराना, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन नीचे देखा जाए कि ये सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, यानी होम कोर्स पूरा करो, इस पर ज्यादा बल दो, सीखने पर एक तो नकारात्मक हो गया। वे कार्य देना जो बहुत सरल है, तो बिल्कुल बेवकूफत वाली बात है। जब उसको आते हैं तो वो कार्य देने ही नहीं है। प्रतियोगिताओं माने आ गया प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता एक है बात है, गलत है, तो बस यही सही हो जाएगा। समझ गए। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया काम सीखे, जब कोई नया सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, जब कोई नया कौशल सीख रहा हो, तो उस समय आप उसको उसकी मदद जरूर करिए। जब वो फंस जाए तो उसकी मदद कर दो। तो सबसे बढ़िया प्रेरित करने का यही साधन होता है। 23 नंबर में आ जाओ, ध्यान से देखना। 23 नंबर जो प्रश्न है वो कहता है बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब सही नहीं है, बच्चे चिंतन कैसे करते हैं उसके विषय में सही नहीं है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तुमको ढूंढना गलत है। बच्चों के प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते। अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी, ऐसी बात नहीं है, बच्चे कुछ न कुछ जरूर सोचते हैं। और यहाँ तक कि जीन पियाजे तो कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। और यहाँ पर तुम कह रहे हो सोच नहीं सकते हैं। अरे बच्चे में सोचने की क्षमता जन्मजात होती है, तो ये गलत है। बच्चों को अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रिय पूर्वक सोचते हैं और अन्वेषण छानबीन करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लालसा होती है कि उनके यहाँ ये कोई डांट रहा है तो क्यों डांट रहा है, अगर छोटे बच्चे की बात करो। और आप जैसे लोग होते हैं तो आप लोग ये भी तो सोचने का प्रयास करते हैं कि उनकी शादी टूटी तो क्यों टूटी, क्या कारण है। हम आप ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो बात तो वही है ना, बच्चे थे तो बच्चों के सोचने का तरीका अलग था। प्याजे तो ये कहते हैं कि बच्चे और वयस्क समान मात्रा में सोचते हैं, लेकिन जो उनकी क्वालिटी होती है, जो उनका सोचने का जो तरीका होता है, बस वो अलग अलग होता है। बाकी जो मात्रा होती है सोचने की वो वही होती है, सेम होती है। ठीक है। तो बच्चे, अगला देखो, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो हर बात को जानना चाहते हैं। तो देखो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको ढूंढना क्या था, तो आप कहोगे कि सर जी हमको ढूंढना था गलत, ये हमको मिल गए सही, गलत वाला कौन है ये, और ढूंढना था यही, तो बताओ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। कभी भी ये मत कहिएगा कि बच्चे स्वयं सोच नहीं सकते, सोचते हैं। बस अगर गलत सोच रहे हैं तो अध्यापक उनको करेक्ट कर सकता है, ना कि अध्यापक ही उनको सोचना सिखाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। आगे आ जाओ। अब देखो 24 नंबर है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। देखो 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर जो प्रश्न है वो ये कहता है भैया कि बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या होता है। मैंने बहुत बार आपको बताया कि असफल होना जो होता है, जो असफलताएं होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, वो सीखने के माध्यम में सहायक होती हैं। दूसरी बात मैंने कहा कि अगर विद्यालय में कोई बच्चा असफल होता है तो ये पूरे के पूरे सिस्टम जो होता है, विद्यालय की सिस्टम की फेलियर है कि आप कैसे पढ़ाते हैं, आप क्या करते हैं। बच्चे के ऊपर कोई आरोप नहीं जाता है, ये CDP के लिए समझना है आपको, सामाजिकता में मत जाइएगा। CDP के लिए समझो कि बच्चा फेल हुआ तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, गलती स्कूल की है कि वो फेल कैसे हुआ। ये सोच लेकर चलोगे तो पेडागोजी बहुत तुमको समझ में आएगी। ठीक, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में होता है कि बच्चा बिल्कुल सही है, चाइल्ड इज ऑलरेडी राइट, हमेशा सही होगा, कभी भी गलत हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब अब यहां पर वो ऑप्शन ढूंढो कि जिसमें बच्चे को प्रधानता मिले। देखो लिखा प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम सामर्थ्य नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है।
वंचित भूमि वालों को मौका नहीं मिलता है। उनमें ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते कि उनमें सामर्थ्य नहीं होती है। भाई जिसको मौका नहीं मिला उसमें क्षमता है या नहीं है, आप समझाने वाले कौन होते हैं, या एक शिक्षक समझाने वाला कौन होता है? जब उसको मौका ही नहीं मिला तो गलत बात है। निर्दिष्ट करता है कि बच्चे की विद्यालय में इन बच्चों की आवश्यकता और अभिरुचियों की पूर्ति करने में विद्यालय, देखो लिखा हुआ है विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और अभिरुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, यही बात है, इसीलिए वो असफल हुआ है। आपने ऐसे टीचर प्रोवाइड कराए नहीं जो उसको समझ पाते, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस थे, तो आप तो बताते ना कि भैया ये गड़बड़ कहां पे कर रहा है। आपने वैसे टीचर उसको दिए ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चा असफल हो रहा है? आप असफल हो रहे हैं, स्कूल का सिस्टम असफल हो रहा है। बहुत दिमाग से बात समझिएगा, कोई बच्चा असफल है यानी स्कूल असफल है, स्कूल उसकी आवश्यकताओं की और अभिरुचियों की पूर्ति ही नहीं कर पाया, तभी वो असफल हो गया है। ठीक है, साबित करना कि बच्चे आनुवंशिक पैदाइश कमियां होती हैं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं करनी है। सूचित करता है कि अभिभावक अपने बच्चे को अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं, गलत बात है। स्कूल के ऊपर ब्लेम डालना कभी भी आए, स्कूल में बच्चा असफल है तो स्कूल पर ब्लेम डालो, वही सही है सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे आ जाओ। टैग वर्ड की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां पर मैंने आपको वो बेहतर चीजें समझाई हैं जिसके माध्यम से आप और मैं दोनों लोग इन प्रश्नों को जरा से हम उड़ा सकते हैं। और ये जो पेपर है कहने के लिए जूनियर का है, लेकिन ये है 30 आउट ऑफ 30 का है। 30 पे 30 पूरे आने चाहिए। जो बच्चे ने अच्छी समझ अपनी बनाई है 30 पे 30 लेकर के आएगा। समूह में एक दूसरे को पढ़ने और सहायता करने से, अब देखो समूह में तुम पढ़ रहे हो यानी ग्रुप रीडिंग कर रहे हो, देखो इसमें क्या होता है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं, यानी अपनी चिंतन प्रक्रिया को समझ सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। ग्रुप टीचिंग बहुत अच्छी होती है, तो ठीक बात है, लेकिन और अभी नीचे हम समझेंगे। बच्चों में भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल गलत बात है। बच्चों का ध्यान भंग होता है, बिल्कुल गलत बात है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जिससे अधिगम में विघ्न नहीं आती है। याद रखो, देखो आती होगी ये मैं मानता हूं, लेकिन पेडागोजी पढ़ते समय ऐसा नहीं मानिएगा। ये कहिए कि जो ग्रुप टीचिंग होती, ग्रुप टीचिंग कह रहे हैं, ग्रुप स्टडी होती है, उस पर बच्चे क्या करते हैं, अपने लेवल को चेक करते हैं और चेक करने के बाद में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते करते उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। ये मानिएगा, बाकी चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी है। 26 नंबर प्रश्न कहता है, एक फिल इन द ब्लैंक्स कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के प्रति परिवर्तित करती है। यानी शिक्षिका जो है, ध्यान से समझो, जो अध्यापिका है वो अपने पढ़ाने के तरीके को छात्रों की जैसी जरूरतें उसके हिसाब से बदलती रहती है। तो ऐसी शिक्षा क्या कहलाती है? आप कहोगे प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है, क्योंकि अध्यापक केंद्रित तो कुछ होता ही नहीं है ना। अध्यापक केंद्रित तब होता जब अध्यापक एक ही ढर्रे में पढ़ा रहा होता, उसका एक तरीका होता। पाठ्य पुस्तक केंद्रित तब होता जब वो केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहा होता। व्यवहारवादी तब होता जब वो व्यवहार के हिसाब से पढ़ा रहा होता। प्रगतिशील शिक्षा में कहते हैं, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक शिक्षक के धर्म है कि जैसी बच्चों को आवश्यकता हो उसी के हिसाब से अपनी आवश्यकता, अपनी टीचिंग स्टाइल को बदलते रहिए, वही प्रगतिशील शिक्षा है। तो प्रगतिशील शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा हो जाएगी, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम हो जाएगा। 27 नंबर देखो, लिखा हुआ है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल बढ़िया बात है, तो ये सही है, लेकिन नीचे भी देखेंगे हम। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में होता है, और सुनिश्चित गलत शब्द है। क्रम तो होता है, क्रम का मतलब ये होता है कि पहले शैशवावस्था के बाद में क्या आएगा, पूर्व बाल्या में आएगा, फिर क्या आएगा, उत्तर बाल्या में आएगा, फिर किशोर। तो क्रम तो है, लेकिन सुनिश्चित नहीं होता है। अपनी जैसे कि जहां की जैसी जलवायु, जहां की जैसी संस्कृति, जहां का जैसा समाज, विकास उसी के हिसाब से होगा, तो ये गलत बात है। विकास सुरुचि पूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्था, भी यही गलत हो गया है। और लिखा है पूर्व निश्चित आनुवंशिकी घटकों के कारण होता है, कारण नहीं होता है, की तरह होता है। विकास एक सरल प्रक्रिया, ये तो गलत है, जबकि है कैसी, स्पाइरल। विकास कैसी है कि स्पाइरल प्रक्रिया है। 28 नंबर प्रश्न है, अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं इस पेपर के। तो अंतिम पड़ाव में हमारे पास 3 प्रश्न है, 3 प्रश्नों के बाद में हम क्लास को समाप्त करेंगे। फिर आप अपने कामों में लगेगा और मैं अपने कामों में लगूंगा। तो चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सेशन को सबसे पहले आप लोग लाइक कर लीजिए, शेयर करिए,
ताकि ये जो वीडियो है आपके मित्रों तक भी पहुंचे, क्योंकि आप अपने साथ साथ वह व्यक्ति ज़्यादा महान होता है जो अपने साथ साथ अपने समाज को भी आगे लेकर के बढ़ता है। तो आपको केवल खुद का विकास नहीं करना है, अपने इष्ट मित्रों का, अपने समाज का, अपनी संस्कृति का विकास करके आगे चलना है, क्योंकि हम और आप मिलकर ही एक आधुनिक भारत का निर्माण करेंगे। तो इसलिए आप खुद तो पढ़िए ही, साथ का साथ अगर कोई अच्छा मैटर आपको मिलता है तो आप अपने इष्ट मित्रों को, आप अपने जो आपके शुभेच्छु हैं उनके साथ भी इसको शेयर करिए और क्लास का सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि आप मोटिवेट हमको करेंगे तभी तो हम आगे काम करने के लिए उद्यत हो पाएंगे। आपके मोटिवेशन की वजह से ही हम रोज क्लास करने की कोशिश करते रहते हैं। लिखा हुआ है निम्न में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाणक है। मध्य बाल्यावस्था का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि 6 से लेकर के 10 साल तक। इसमें क्या होता है, प्रतीकात्मक खेल का उभरना ये नहीं होता है, क्योंकि प्रतीकात्मक खेलों का उभरना होता है शैशवावस्था में। चूंकि बच्चा उतना तो काबिल है नहीं कि कुछ कर सके, चूंकि दूसरों पर आश्रित है, तो शैशवावस्था में प्रतीकों खेल का आभास करता है। तर्क संगत विचारों का विकास करना जो कि मूर्त है। अब बिल्कुल सही बात यह है, क्योंकि यहां से यहां तक की स्थिति में आप देखोगे कि यहां पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज चल रहा होगा। आप कहोगे यहां पर वो मूर्त अवस्था में होगा, तो तर्क तो करेगा लेकिन मूर्त चीजों पर, जो कि उसको वो देख सकता है, ऐसी चीजों पर तर्क करेगा। किसी ऐसी चीज पर तर्क नहीं करेगा जो परिकल्पना, जिनकी कल्पना की जा सकती है, यानी अमूर्त विचार नहीं करेगा। तर्क करेगा, तर्क संगत विचार रखेगा, लेकिन जो चीजें सामने दिखती हैं उन पर पेशी कौशल समग्र वृद्धि, ये देखो जो पेशी कौशल समग्र वृद्धि होती है, ये हम कह सकते हैं शैशवावस्था में ज्यादा होती है, यहां पर ज्यादा नहीं होती है। और वैज्ञानिक तर्क अमूर्त तो होता है। औपचारिक ऑपरेशनल यानी आप कहोगे कि जो होता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है। तो ये बात तो कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सामाजिकरण में विद्यालय में, बार बार मैंने आपको बताया है कि जो परिवार यानी जो फैमिली है ये कैसा है, तो आप कहोगे ये मुख्य घटक है या एक प्राथमिक घटक है, प्राथमिक घटक है। और जो कि जो विद्यालय है वो कैसा है, द्वितीयक कारक है, तो द्वितीयक वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की तुलना में अलग होता है। अभी अभी मैंने बताया था कि जीन प्याजे ने तो यहां तक भैया कहा है कि बच्चा और वयस्क सोचेंगे सेम मात्रा में, जितना तुम जोर लगाओगे सोचने में उतना ही बच्चा जोर लगाएगा, लेकिन उनकी जो सोचने का जो टाइप होगा, जो तरीका होगा, जो गुण होगा, जो क्वालिटी होगी वो अलग होगी। यानी क्वांटिटेटिव तो एक जैसे हैं लेकिन क्वालिटेटिव रूप में दोनों अलग अलग हैं। तो ये बात किसने कही, जीन प्याजे ने की। बड़ी सिंपल सी बात है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आई होप आपको क्लास जरूर समझ में आई हो। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं आपसे विदा लूंगा, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें, और जो मैराथन क्लास है वो आपको शेड्यूल कर दी जाएंगी। बुधवार और बृहस्पति यानी वेडनेसडे और थर्सडे को आपको क्लास जरूर मिलेगी मैराथन की। अब कितने घंटे की होगी आपको वहीं पर जानकारी दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लूंगा, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।